दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था पौधों में पोषण के बारे में और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राणियों में पोषण के। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, लेकिन जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अथवा जंतु अपना भोजन डायरेक्टली या तो पौधों से प्राप्त करेंगे या फिर पौधों को खाने वाले जानवरों के द्वारा। आप जानते हैं कि जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वे पौधों को खाते हैं और मांसाहारी जीव जंतु क्या करते हैं, वे शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं, यानी कि जो पौधों का पोषण करते हैं वे उन्हें खाते हैं। इसके अलावा सर्वाहारी होते हैं जो पौधों से प्राप्त आहार तथा जंतु दोनों को खाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राणियों में पोषण की और सबसे पहले हम बात करेंगे मनुष्य में पाचन की। मनुष्य में पाचन तंत्र की बात करें तो आहार नाल और उससे संबंधित ग्रंथियां जो होती हैं ये मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार नाल को आप डिवाइड कर सकते हैं मुख गुहिका में, ग्रसिका मतलब भोजन की नली जो होती है, आमाशय, इसके अलावा छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत मतलब क्षुद्रांत्र और बड़ी आंत मीन्स बृहदांत्र। इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मुख गुहिका है, इसके अलावा ग्रसिका, ठीक है, फिर आमाशय, क्षुद्रांत और बृहदांत्र। इसके अलावा जो संबंधित ग्रंथियां होती हैं यानी कि लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ये सब मिलकर मनुष्य में पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें मुख गुहिका की, तो भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वह मुख के द्वारा होता है। अंतर्ग्रहण से मतलब होता है आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया जो होती है उसे कहते हैं अंतर्ग्रहण, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग सॉकेट में धंसा होता है, सॉकेट या गर्तिका कह सकते हो आप इसको। और दांतों की आकृति भी जो होती है वह भिन्न भिन्न होती है और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। दांतों की बात करें हम तो आप इन्हें दूध के दांत तथा स्थायी दांत में डिवाइड कर सकते हो। 8 वर्ष की आयु तक दूध के दांत गिर जाते हैं और उसके बाद स्थायी दांत निकलते हैं। इसके अलावा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वह होता है हमारा जीभ का, ठीक है। और मुख में ही लाला ग्रंथि होती है। लाला ग्रंथि क्या करती है, लाला रस या उसी को लार कहते हैं, उसे स्रावित करती है। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको मुख गुहिका के ठीक नीचे लाला ग्रंथि मिलेगी, मतलब मुख में ही लाला ग्रंथि होती है जो कि लार स्रावित करती है। इसके बाद भोजन नली या ग्रसिका होता है। निगला हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रसिका में ही जाता है और ग्रसिका की जो भित्ति होती है उसी के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। मतलब ग्रसिका की भित्ति में संकुचन होगा, वो फैलेगी, कम होगी और उसी से जो भोजन हमने ग्रहण किया है वह ग्रसिका से होते हुए नीचे जाता है। आप इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर ये ग्रसिका है और इसी ग्रसिका में आप यहाँ पर भोजन देख रहे होंगे जो कि नीचे जा रहा है, ठीक है। ग्रसिका जुड़ी होती है आमाशय से। अब अगर हम बात करें आमाशय की, तो आमाशय क्या होता है। आमाशय मोटी भित्ति वाला थैलीनुमा संरचना होता है। इसकी आकृति यू जैसे होती है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यू के जैसे, और ये चपटी होती है। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आमाशय एक तरफ ग्रसिका से जुड़ा होता है, आपने देखा पिछले डायग्राम में, जहाँ से ये खाद्य या भोजन को प्राप्त करता है, और दूसरी ओर यह क्षुद्रांत में खुलता है। क्षुद्रांत मीन्स छोटी आंत। इस डायग्राम में देखिए ये हमारा आमाशय है, ठीक है। ये जो भाग है इसे आमाशय कहते हैं और आमाशय एक तरफ ग्रसिका से जुड़ा होता है और जाकर ये खुलता है यहाँ पर, यानी कि क्षुद्रांत पे, छोटी आंत पे, ठीक है। तो आमाशय जुड़ा होता है ग्रसिका से और जाके दूसरी तरफ खुलता है क्षुद्रांत में। अब अगर हम आमाशय के कार्य की बात करें
तो सबसे पहले आमाशय की आंतरिक सतह श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस को स्रावित करती है। इन तीनों के कार्य अलग अलग होते हैं। श्लेष्मल क्या करता है? आमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? वह ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसके अलावा पाचक रस का काम होता है प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करना। ठीक है, तो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है पाचक रस, और प्रोटीन का विघटन कहाँ पर होता है? आमाशय में। आमाशय के बाद अगर हम बात करें तो आता है क्षुद्रांत या फिर छोटी आंत। छोटी आंत 7.5 मीटर की कुंडलित नली होती है और यकृत तथा अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यकृत की बात करें तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। गहरे लाल भूरे रंग की होती है और यकृत का काम होता है, यकृत पित्त रस को स्रावित करती है और पित्त रस पित्ताशय में संग्रहित होता है। ठीक है, यकृत पित्त रस को स्रावित करती है और पित्त रस पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्त रस का काम क्या होता है? पित्त रस वसा के पाचन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो वसा के पाचन में पित्त रस बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यकृत के बाद अगर हम बात करें अग्नाशय की, अग्नाशय हल्के पीले रंग का होता है और आमाशय के ठीक नीचे होता है। अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय अग्न्याशयिक रस स्रावित करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन से क्रिया करने के बाद उन्हें सरल रूप में परिवर्तित करता है। अब अगर हम बात करें भोजन के अवशोषण की, तो भोजन का जो अवशोषण होता है वह होता है क्षुद्रांत में। भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में, रुधिर वाहिकाओं का मतलब होता है ब्लड सेल में, रुधिर वाहिकाओं में जाता है। इसी प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और इन्हीं रुधिर वाहिकाओं द्वारा अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। ठीक है, इसके अलावा कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज, उसका विघटन होता है ऑक्सीजन की सहायता से, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। इसके अलावा भोजन का वह भाग जो कि पचा नहीं है, यानी कि जिसका अवशोषण नहीं हुआ है, वह बृहदांत्र में चला जाता है। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो क्षुद्रांत का एक हिस्सा जुड़ा हुआ है ये बृहदांत्र से, यानी कि जो भोजन अवशोषित नहीं हुआ है वह बृहदांत्र में चला जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बृहदांत्र या बड़ी आंत की, नाम बड़ी आंत है लेकिन यह छोटी आंत से छोटी होती है। इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर की। ठीक है, यह छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी होती है और इसका मुख्य कार्य होता है जल एवं लवणों का अवशोषण करना, और बचा हुआ जो अपचित पदार्थ है वह मलाशय में चला जाता है। आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि बृहदांत्र जुड़ा हुआ है मलाशय से। यह हमारा बृहदांत्र है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो है आप देख रहे होंगे ये, ठीक है, ये बड़ी आंत का हिस्सा है और ये हमारा जुड़ा हुआ है मलाशय से। ठीक है, तो जो भोजन बचा हुआ होता है वह मलाशय में चला जाता है और फिर समय समय पर मल के रूप में बाहर निकलता है। अभी हमने देखा था मनुष्य में पाचन तंत्र की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की। आपने देखा होगा कि जो जीव जंतु घास खाते हैं वे मैक्सिमम टाइम जुगाली करते रहते हैं, यानी कि मुंह चलाते रहते हैं। जब वे खा नहीं रहे होते तब भी वे मुंह चलाते रहते हैं। वे ऐसा करते क्यों हैं? एक्चुअली में ऐसे जीव जंतु, घास खाने वाले जीव जंतु क्या करते हैं कि घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं और जिस भाग में उसे भंडारित करते हैं उसे कहते हैं रुमेन, यानी कि प्रथम आमाशय। और रुमेन में भोजन का आंशिक रूप से पाचन होता है और इसे ही जुगाल कहते हैं। बाद में यही जीव जंतु क्या करते हैं कि छोटे छोटे पिंडकों के रूप में उन्हें वापस अपने मुख में लाते हैं और उसे चबाते रहते हैं।
इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। रोमंथन मीन्स जुगाली करना, और ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहते हैं। ठीक है, आप डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर क्षुद्रांत और बृहदांत्र के बीच में एक भाग है जिसे कहते हैं, अगर हम बात करें घास में सेलुलोज की मात्रा प्रचुर होती है। सेलुलोज मीन्स ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और भोजन के सेलुलोज का पाचन यहीं पर यानी कि अंधनाल में जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। अभी तक हमने देखा है मनुष्य में पाचन और घास खाने वाले जीव जंतुओं में पाचन, परंतु बहुत से सूक्ष्म प्राणी ऐसे हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र, तो फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे अमीबा का। अमीबा की बात करें तो अमीबा एक कोशीय जीव है जो कि जलाशयों में पाया जाता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, इसके अलावा एक गोल सघन केंद्रक होता है और द्रव्य में बुलबुले के समान धानियाँ होती हैं। आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये केंद्रक है, इसके अलावा छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में धानियाँ हैं। अमीबा क्या करता है, जब उसे आभास होता है भोजन का तो वह खाद्य कण के चारों ओर पादाभ विकसित करता है। पादाभ मीन्स होता है कृत्रिम पाँव, और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यधानी में फंस जाते हैं। ये खाद्यधानी पाचक रस को स्रावित करते हैं जो कि खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इसके बाद पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और बिना पचा अपशिष्ट इन्हीं खाद्यधानियों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भोजन के पाचन की, तो भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया होती है वह सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। आइए कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। इसके आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप कमेंट करके इसके आंसर दीजिएगा। बाद में मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। पहला क्वेश्चन है कि वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है आमाशय में होता है, मुख में होता है, क्षुद्रांत में होता है या फिर बृहदांत्र में यानी कि बड़ी आंत में। इसका जवाब आप कमेंट करके दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का अवशोषण जिस अंग द्वारा होता है वह है आमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत या बृहदांत्र। थर्ड क्वेश्चन है पित्त रस का स्राव करता है आमाशय करता है, यकृत करता है, क्षुद्रांत करता है या फिर अग्नाशय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना पचे भोजन का भंडारण करता है आमाशय, यकृत, क्षुद्रांत या फिर अग्नाशय। फिफ्थ क्वेश्चन दीर्घ रोम पाए जाते हैं आमाशय में मिलते हैं, यकृत में मिलते हैं, क्षुद्रांत में मिलते हैं या फिर अग्नाशय में। ये सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स के एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो पित्तरस भोजन के किस घटक के प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आमाशय, यकृत, क्षुद्रांत या फिर बड़ी आंत, या फिर बड़ी आंत को बृहदांत्र भी बोलते हैं। तो आप कमेंट करके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। आई होप आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कमेंट करके आप हमें ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।